कल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव थे और बवाल मच गया। आप सोचिए कि मात्र 9 सीटों पर चुनाव होने थे और बवाल क्यों मचा आपको पता है? क्योंकि ये जो 9 सीटें जो भी जीतेगा, जो भी पार्टी मेजोरिटी इन सीटों पर जीतेगी, वही 2027 में अपना सीएम बना पाएगी। युगल भाई कैसे हो? ठीक है। कौन सी पार्टी जीतेगी? उपचुनाव पहले पता ही नहीं चलता था उपचुनाव कब आए और कब चले गए, तो एमपी के उपचुनाव भी हुआ, उसको पता ही नहीं चला। सोचिए जरा कि आप घर से निकले वोट डालने के लिए और सामने पुलिस वाला खड़ा है पिस्टल ताने हुए और आपको ऊपर से धमका भी रहा है। ये पूरा मामला जो है मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट पर हुआ है। वोट डालने से रोकने के लिए गोली का इस्तेमाल करने की बात करती है, पिस्टल लहराने की बात करती है ये, और बैरिकेडिंग लगता है गाँव में। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मीरापुर जो सीट थी उस पर बवाल हो गया। मतलब वहां पर ये सोचिए कि कुछ महिलाएं थी, वो गली में वोट डालने के लिए जा रही थी और सामने पुलिस वाले पिस्टल जो है लहराते हुए उनके ऊपर तान दिए। इस दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव शर्मा और महिलाओं में नोकझोंक हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि इंस्पेक्टर राजीव शर्मा के हाथ में पिस्तौल ताने हुए हैं, सामने खड़ी महिलाओं को धमका रहे हैं। इस दौरान आवाज आ रही है कि अगर आगे बढ़े तो मार दूंगा, जबकि महिलाएं अपने वोट डालने के लोकतांत्रिक अधिकार की बात करते हुए कह रही थी कि पुलिस को मारने का आदेश नहीं दिया गया है। चलो चलो। कानपुर के पास तो जो है वोटरों से आधार कार्ड मांगा जा रहा था और उनको वोट डालने से रोक दिया गया, और उल्टा तो आधार कार्ड देखकर ये बोल रहे थे कि इस आधार कार्ड में तुम्हारी दाढ़ी छोटी है, दाढ़ी काट के आओ तब वोट डालने दिया जाएगा। ये लोकतंत्र कहीं लिखा है कि दाढ़ी बनवा के तब वोट पड़ेगा। ऐसा भी होता है? बताओ यार, मतलब क्या ही चल रहा है समझ नहीं आ रहा। और पुलिस वाले ये कर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद पिछले 10 दिनों में तीसरी बार आजम खान की फैमिली वालों से मिल रहे थे और आज जो है वो आजम खान से जेल में मिलने गए। मैं बस उनको ये बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, वो मेरे बड़े भी हैं, कि सड़क से लेके संसद तक हम उनकी लड़ाई को लड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी वो मुस्लिम समीकरण कुछ बिठा रहे हैं और गारंटी से ऐसा लग रहा है कि कुंद्रकी और मुजफ्फरनगर 2 सीट ऐसी बताई जा रही हैं कि जहां से आजाद समाज पार्टी की सीटें निकल सकती हैं। कल है 22 तारीख, कल है झलकारी बाई जयंती, और आपको पता है ये सारी चीजें जो है ना, ये सारा इतिहास जो है ये जय भीम कैलेंडर पर लिखा रहता है, और आप अगर मंगवाते हो तो आपको ये पता रहता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। ये देखिए, एक खास बात यह है कि यही सारी जानकारी जो हिंदी में है ये मराठी में भी आ गई है, और आपको जो है यहाँ सारा कुछ मराठी में पढ़ने को मिल सकता है। कैलेंडर में देखिए हमारा लोगो भी छपा हुआ है, अगर आप इसको स्कैन करते हो सीधा हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वो कैलेंडर बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का है। कंगना रनावत के फैंस के लिए खुशखबरी आ चुकी है। उनकी फिल्म इमरजेंसी अब फाइनली 5वीं बार अनाउंस हो चुकी है रिलीज होने के लिए, जनवरी 17, 2025 को। अब ये पता नहीं वो रिलीज होगी कि नहीं होगी, या फिर से ऐसा कुछ ना कुछ कांड हो जाएगा, वो कह नहीं सकते। लेकिन अभी है 2-3 महीना है, 2-3 महीना देखो क्या होता है। हाल फिलहाल उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये अनाउंसमेंट किया है कि वो एक जो उनकी पिक्चर है वो रिलीज करने वाली है 17 जनवरी को। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो कैलेंडर है भाई, ये नया कैलेंडर आ चुका है 2025 का, बहुत शानदार है। आप चाहो तो इसे ले सकते हो, काफी बड़ा है। आपको पता है ये लगभग 2 फीट का है और ऐसे में 1.5 फीट है, और इसकी प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम अभी बहुत जो है कम प्राइस में दे रहे हैं। वो आप जाके हमारी वेबसाइट पे या मैं कमेंट सेक्शन में लिंक छोड़ दूंगा, जाके देखिए। हो गया अब घर जाने का। आज जो है हनी और ईसू छुट्टी पे थे, आज सिर्फ युगल भाई और हमें। चलें युगल भाई, हो गया काम आज का पूरा? काम निपट चुका है। ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा है यार। कल के चुनाव में मतलब ये समझ लो कि उत्तर प्रदेश में ही सारे बवाल, ऐसा लग रहा था कि सारे बवाल कल ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो रहे थे, महाराष्ट्र में भी चुनाव थे, केरला में भी चुनाव थे, पंजाब में भी चुनाव थे, लेकिन पूरे दिन भर जो न्यूज खबरें थी ना वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की आ रही थी। अब ये सोचिए कि ऐसा कोई विपक्षी नेता नहीं था जो ये रोग आ ना रहा हो कि यार ये बहुत घटिया चुनाव है, यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ वैसा हुआ, भले चंद्रशेखर आजाद हो या अखिलेश यादव हो, मायावती हो,
हो, सब ना कोई ये उनकी पार्टी से कोई ना कोई ये बोल रहा था कि भाई चुनाव जो है ठीक से नहीं हो रहे हैं। ये सोचिए कि अभी हाल ही में यूट्यूब की दुनिया में बहुत बड़ी घटनाएं घटी हैं। आपको मिस्टर बीस्ट के बारे में नहीं पता होगा, मेरे को पता है, ना ही आप लोगन पॉल के बारे में जानते होगे और ना ही आप KSI के बारे में जानते होगे। ये सारे जो यूट्यूबर हैं वर्ल्ड के सबसे जानने वाले, सबसे ज्यादा वायरल लोग हैं जो इंडिया आए हुए थे, लेकिन मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने इनके नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन आपको सुनना चाहिए, आपको ये पता करना चाहिए कि क्या चल रहा है। ये सब लोग जो हैं अपनी अपनी कोल्ड ड्रिंक और टॉफियां बेचने आए थे इंडिया में, जो इतनी महंगी हैं। उनकी एक कोल्ड ड्रिंक 350 रुपए की है छोटी सी, और उनकी टॉफी भाई साहब मुझे लगता है कि 550 या 600 रुपए की एक टॉफी है। यहाँ किंडर जॉय खरीदने भी 4 बार सोचा जाता है कि 40 रुपए की टॉफी कौन खरीदे। वहाँ वो इतनी महंगी टॉफी इंडिया में बेचने आ गए थे और लोग खरीद भी रहे हैं उनके नाम की वजह से। मैंने अपने आखिरी वीडियो में बताया था कि सौरभ जोशी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से 2 करोड़ रुपए मांगे गए हैं, और मैंने ये भी बोला था कितना कठिन है अमीर होना भी आजकल। अगर कोई गरीब अमीर हो जाए तो लोगों की आंखें गड़ जाती हैं कि भाई इसके पास पैसा है, निकाल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो व्यक्ति सौरभ जोशी के घर पर चिट्ठी देकर आया था वो था अरुण, बदायूं का रहने वाला था, मोहाली में सिक्योरिटी जॉब की नौकरी करता था, काफी टाइम से बेरोजगार हो गया था, वो नौकरी उससे छूट गई थी, और वो सोशल मीडिया का एडिक्टिव था। मतलब वो दिन भर मोबाइल चलाता था। उसको ये बात पता थी कि अभी लॉरेंस बिश्नोई की हवा चल रही है, बहुत से लोगों को जो है धमकियां मिल रही हैं, और इसी के चलते वो उसने सोचा कि क्यों ना एक बड़ा हाथ मार लिया जाए, आसानी से पैसा कमा लिया जाए। और उसका सॉफ्ट टारगेट उसको नजर आया सौरभ जोशी। उसे लगा कि सौरभ जोशी को धर लिया जाएगा, वो चुपचाप पैसे दे जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हुआ उल्टा। जैसे ही सौरभ जोशी को वो खत मिला उसने तुरंत पुलिस को फोन लगा दिया। पहले मैं कहीं बाहर से मार्केट से सोसाइटी के अंदर घुस रहा था शाम के टाइम पे, तब गार्ड ने मुझे एक लेटर दिया और उसके ऊपर लिखा हुआ था सौरभ एंड फैमिली, और उस पर लिखा था कि सिर्फ सौरभ ही ओपन करेगा इसको। उन्होंने मात्र 24 घंटे के अंदर अरुण को धर दबोच लिया। आपको पता है चंद्रशेखर आजाद ने बोला है कि वो 25 नवंबर को अपनी सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी मुश्किल से नगीना से उन्होंने चुनाव लड़ा, वो जीते, अब उनको संसद में जाके हमारी आवाज उठानी चाहिए, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक्चुअल में मामला है भीकनपुर का। ग्रेटर नोएडा के पास एक गांव है जहां पर कुछ लोग जो है ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकल रहे थे। वहां पे कुछ कार वाले लोग भी खड़े थे। ट्रैक्टर ट्रॉली निकलती है, आपको पता है कि गांव का माहौल होता है, धूल उड़ रही होती है, धूल उड़ते उड़ते वो गाड़ियों पर जाने लग गई। इस बात को लेकर विवाद हो गया, और है ना आप ये सोचिए कि वहां पर डंडे लाठी पथराव सब हो गया और फायरिंग तक हो गई। उस फायरिंग में जो है एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब जैसे कि आपको पता है कि जैसे चुनाव आते हैं तभी जो ये सारे नेता होते हैं वो गरीबों के घर खाना खाने जाते हैं, उससे पहले वो कोई उनके बारे में नहीं सोचता। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जैसे ही चुनाव खत्म हुए, चंद्रशेखर भाई जो है वो सबसे पहले भीकनपुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूछा सारा मामला क्या हुआ था। कुछ दिनों की पहले की घटना थी ये, और जब वो सारी चीजें उन्होंने सुनी तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि मैं 25 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चालू होने वाले हैं संसद के, और उस दौरान इस सारे मामले को वो संसद में उठाएंगे। अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो इस्तीफा दे देंगे, ऐसा उनका कहना है। अब मुझे भी 25 तारीख को देखना है। 25 तारीख को एक और बड़ा मामला होने वाला है। आपको पता है अभी रिसेंटली अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट बन गए हैं, और 25 तारीख को जो है ना उनके ऊपर एक कार्रवाई हो रही थी, कोर्ट केस चल रहा था, और कोर्ट केस का जो फैसला है ना वो 25 नवंबर को आने वाला है। तो 25 नवंबर बहुत खतरनाक दिन होने वाला है। एक तरफ भारत की संसद में चंद्रशेखर आजाद जो है अपनी बात रखेंगे, दूसरा मुझे ये देखना है डोनाल्ड ट्रंप को जो है सजा मिलती है या नहीं मिलती है, और सजा मिलना ऑलमोस्ट तय है क्योंकि उनके खिलाफ जो है सारे सबूत पाए गए हैं। क्या सारा मामला है वो आपको मैं 25 तारीख को बताऊंगा। ठंड बढ़ गई है और रात भी हो गई है और मैं जा रहा हूँ नीचे, लेकिन जाते जाते आपको खुशखबरी देता हूँ। नेशनल दस्तक जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उनके बहुत जल्दी 1 करोड़ सब्सक्राइबर होने वाले हैं। कल उनके 1 करोड़ सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे। वो पहला बहुजन चैनल बन गया है जिसके 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, और बहुत जल्दी उनका डायमंड प्ले बटन आने वाला है। और मुझे खुशी इसलिए है कि ऐसे लाखों लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन उनको श्योरिटी नहीं होती कि यार उनका करियर आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि आप कितना भी अच्छा काम कर लो उसके लिए आपको पैसों की जरूरत होती है, उसके लिए आपको संसाधनों की जरूरत होती है। आप कितनी भी समाज सेवा करने की कोशिश करोगे आपको चंदा लेना पड़ेगा। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी बात रखते हुए भी यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं। आप
देखोगे मैंने अपना जब से जर्नी स्टार्ट की मैंने आज तक कभी भी कोई डोनेशन की लिंक नहीं लगाई, कोई डोनेशन QR कोड नहीं लगाया, ना ही कोई अकाउंट नंबर दिया। मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि मैं एक सेल्फ सिस्टम बना सकें, ताकि जो ऑलरेडी गरीब हैं उनसे आप डोनेशन मांगोगे तो वो भी सही नहीं है। तो जो नेशनल दस्तक है उसने एक राह दिखाई है कि भाई जब वो 1 करोड़ तक पहुंच सकता है तो बाकी और लोग जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो लोग भी एक अच्छी जगह तक पहुंच सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, नेशनल दस्तक की पूरी टीम, शंभू भाई को बहुत बहुत बधाई। और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि शंभू भाई का एक ब्लॉग है मेरे साथ, वो जाके देखिएगा। उन्होंने बताया था कि नेशनल दस्तक जब शुरू हो रहा था तो उनको इनवाइट भी नहीं किया गया था, वो कुछ लोग उसे खोल रहे थे। शंभू भाई सिर्फ इस बात से खुश थे कि यार कुछ तो भी ऐसा सिस्टम खुल रहा है जिससे लोग अब है ना ऐसी खबरें आएंगी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में दबा दी जाती हैं। वो वहाँ गए थे और देखिए धीरे धीरे उसका हिस्सा बन गए और आज उनकी वजह से वो चैनल 1 करोड़ तक पहुँच गया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मिलते हैं कल, बाय, कीप सपोर्टिंग।